प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप समझ रहे हैं और बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वर्ष 2022 का जो यह साल है, इस साल में हम आप लोगों के बीच में अलग अलग विषय का अलग अलग ढंग से कुछ गेस क्वेश्चन को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस गेस क्वेश्चन में सबसे पहला गेस आपका यहाँ पे दिख रहा है कि हिंदी विषय का जो गेस है 100 अंक का है। इस हिंदी विषय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसमें हम अलग अलग खंड में इसको किए हुए हैं। गद्य का अलग है, पद का अलग है। तो इतने प्रश्नों को यदि आप सफलतापूर्वक थोड़ा सा गौर करके देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके परीक्षा में किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ कुछ प्रश्न हम दिए हुए हैं लघु उत्तरीय के रूप में और कुछ दिए हैं दीर्घ उत्तरीय के रूप में। फिर आपको मिलेगा कविता से कुछ लघु उत्तरीय मिलेगा, कुछ दीर्घ उत्तरीय मिलेगा। बहुत कम प्रश्नों में बहुत कम प्रश्न की संख्याएं हैं। इस संख्याओं के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं और इसके साथ आप और भी बृहद ढंग से अध्ययन करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम समय के लिए आपको सटीक और परीक्षा प्रयोगी बहुत ही सार्थक सिद्ध हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। बहुत आसान सी बात है। वाक शक्ति मतलब समझ ही रहे हैं, वाक माने बोलने की जो क्षमता होती है, बोलने की जो शैली होती है। आप ऐसे किसी भी जानवर को देखते हैं, अलग अलग तरह के पक्षियों को देखते हैं, यानी कोई भी पक्षी या कोई भी पशु को आप देखेंगे तो सब में कुछ न कुछ बोलने का एक कला होता है, सबके बोलने का एक अपना तरीका होता है। तो हमारे अंदर भी अगर जैसे वाक शक्ति है, हम बोलने की एक कला रखे हुए हैं, तो हम अभी अपनी बातों को कह रहे हैं, मेरी बातों को आप सुन रहे हैं और मेरी बातों को आप सुनेंगे। ठीक उसी तरह से यह वाक शक्ति ना होती तो हम लोग कैसे होते, हमारी क्या परिस्थिति होती, हम किस तरह अपनी बातों को, किस तरह से अपनी भावनाओं को रख पाते, इसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके बारे में आप समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। क्योंकि वाक शक्ति न होने से हमें कई तरह की परेशानियां हो सकती है। सबसे पहली तो परेशानी आप देखेंगे कि हम अपनी बातों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, किसी के बीच में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। और भी जो आपके पाठ पुस्तक से कुछ बातें कही गई है कि अगर हम कहीं स्पीच देते हैं, अच्छी स्पीच देते हैं, अच्छे भाषण देते हैं, तो अच्छे स्पीच या अच्छे भाषण देने के क्रम में जो हम तालियां बटोरते हैं, तालियां कहाँ से बटोरेंगे? जब हमारे पास वाक शक्ति ना होगी तो हम तालियां भी नहीं बटोरा पाएंगे। हम अपने बातों को अपने संप्रेषण के माध्यम से दूसरे के सामने प्रस्तुत करने की जो बातें हैं, वो प्रस्तुत करने में भी हमें कई तरह की परेशानियाँ होंगी, कई तरह की तकलीफ़ें होंगी। बस आपको ऐसे ही बातों को अपने उत्तर पुस्तिका में प्रस्तुत करने हैं। ठीक दूसरी बात है कि उसने कहा था। देख रहे हैं यहाँ प्रश्न नंबर 2 जो है कि उसने कहा था। कहानी जो है उसने कहा था, कहानी का शुरू और अंत किस रूप से होता है? तो उसने कहा था, ये जो कहानी है, यह दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं कि उसने कहा था कि यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित यह पाठ है। उसने कहा था, तो उसने कहा था, इसमें आप भली भांति समझ सकते हैं कि इस पाठ के माध्यम से ही एक हिंदी की प्रतिभा सामने प्रस्तुत होती है। क्योंकि जो इस कहानी के शुरुआती दौर में ही हम देखेंगे कि अमृतसर के एक भीड़ भरे बाज़ार में बहुत भीड़ है, और वैसे भीड़ भरे बाज़ारों में जहाँ बम्बू कोटवाले के बीच से होकर, और कहा जाता है कि एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम लहना सिंह होता है, वह उस भीड़ भरे बाज़ार में जब जाता है तो वहाँ पे उसे एक लड़की दिखाई देती है और लड़की से वह कुछ अपने सवाल को रखता है, कुछ बातों को रखता है। वह कहता है कि तेरी कुड़मुड़ाई हो गई क्या? वह लड़की भी मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, कल ही हो गई, मेरी कुड़मुड़ाई हो गई, देखते नहीं मेरे रेशम वाली सालू। ऐसे शब्दों से वह संबोधित करती है। और यहाँ लहना सिंह जो है अपने आप को एक तरह से ठगे हुए महसूस करते हैं, और कहा जा सकता है कि वह सुन के इस बात को वह बिल्कुल हतप्रभ हो जाते हैं और उनके अंदर जो प्रेम की बातें हैं, प्रेम की जो भावनाएं हैं, वह धरे के धरे रह जाती है। ठीक आप ऐसे ही इसको प्रस्तुत करेंगे।
इसके बाद आप देखेंगे कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है। तीसरा प्रश्न आपके बीच में यहाँ पे रखा गया है। इसके पहले आपका एक प्रश्न है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, इसे दूर करने का क्या सुझाव देंगे। भ्रष्टाचार तो आप समझ रहे हैं, भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार शब्द सुनने से ही आपको स्पष्ट हो जाता है कि भ्रष्टाचार है क्या। तो आज सिस्टम के हर एक हिस्से में भ्रष्टाचार समाया हुआ है, जो आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। और इस पाठ्य पुस्तक में जयप्रकाश नारायण जी बहुत तरह की बातों को आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत तरह की बातों को कह रहे हैं कि यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को दूर करना है, तो सबसे पहले हमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमें विद्यालय, कॉलेज, यही जगह सबसे बेहतर महसूस होंगे। इसी जगह से हम भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा बीमारी है जो हमारे समाज के हर क्षेत्रों में समाया हुआ है। आप भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले विद्यालय में देखिए, आप अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त करिए। अपने आप को जब तक आप भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करेंगे तब तक आप भ्रष्टाचार को दूर करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सीधे से उदाहरण में आप देख सकते हैं कि विद्यालय के शुरुआती दौर में आप नामांकन से लेके एग्ज़ाम, फॉर्म भरने और भी कई तरह के कार्य होते हैं जो विद्यालय में सही ढंग से पढ़ाना, नहीं पढ़ाना, उसमें अपने आप को विद्यालय से भागना। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप कम से कम विद्यालय में जमे रहिए। आप विद्यालय में जमे नहीं रहिएगा तो आप भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। शुरू से ही आप अपने आप में भ्रष्टाचार में संलिप्त कर लेते हैं। दूसरे को हम भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे कर सकते हैं? तो भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो आपके माध्यम से ही समाया हुआ है, और यह दूर करना है तो हम विद्यालय के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि वहीं पे बच्चे जो होंगे भ्रष्टाचार की बात को समझेंगे। भ्रष्टाचार वास्तविकता क्या है, भ्रष्टाचार किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन तमाम बातों को समझने के बाद जब बच्चे अपने सही मार्गदर्शन में, सही दिशाओं में चलना शुरू करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न फिर अगला है, आप देख रहे हैं कि अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शब्द सुनने से आपको पता चलता है या इसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा। अर्धनारीश्वर जो शब्द है, अर्धनारीश्वर, अर्ध माने आधा, नारीश्वर नारी ईश्वर, आधा नारी और आधा ईश्वर का रूप। यह रूप आप कहाँ देख सकते हैं? आप अगर देखना चाहते हैं अर्धनारीश्वर का रूप तो यह रूप आपको सबसे ज़्यादा मंदिरों में, जहाँ शंकर और पार्वती की मूर्तियां हैं संलिप्त रूप में, एक तरफ शंकर की आधी तस्वीरें होती है और आधी तस्वीरें पार्वती की होती है, जहाँ अर्धनारीश्वर की बात कही जा सकती है। अर्धनारीश्वर को हम समझ सकते हैं, यानी कि इस पाठ में यह बात कहा गया है कि नारी का गुण पुरुषों में समाहित होना चाहिए। अगर नारी का गुण पुरुषों में आ जाता है तो वह पुरुष महान बन जाता है, उसकी महानता बढ़ जाती है, क्योंकि नारी में दया, करुणा, ये सारी जो भावनाएं होती है अगर यह पुरुषों में समाहित हो जाए तो वह पुरुष भी महान बन जाते हैं। और यही रूप यहाँ पे दिखाया गया है कि अर्धनारीश्वर, यानी अर्धनारीश्वर का मतलब हुआ कि आधा नारी और आधा ईश्वर, यानी दोनों रूपों को एक जगह समाहित किया गया है। और पुरुष के अंदर नारी का गुण, नारी के अंदर पुरुष का गुण दिखाया गया है। लेकिन ऐसा समाज में कहा जाता है कि पुरुषों का गुण नारियों में नहीं होना चाहिए, लेकिन नारियों का गुण पुरुषों में होना चाहिए। इससे पुरुष की महानता और बढ़ जाती है, पुरुष और महान बन जाते हैं, वह सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ईश्वर के रूप में दिखाया गया है। फिर अगले प्रश्न यहाँ दिया गया है जो सभी लघुतरीय प्रश्नों में आते हैं। अगले प्रश्न आपको दिया गया है गैग्रीन क्या है? गैग्रीन। तो गैग्रीन शब्द को आप सुनेंगे, गैग्रीन शब्द को सुनने से ही आप यह समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा रोग है जो सबसे खतरनाक रोगों में इसको भी माना जा सकता है, खतरनाक रोगों में यह जाना जाता है। यह रोग मुख्य रूप से पैरों में कांटे चुभ जाने के कारण होता है। पैरों में जब कांटे चुभ जाते हैं उसके बाद कांटे निकल नहीं पाते हैं और वे कांटे अंदर ही अंदर वह एक रोग का उत्पन्न करते हैं, और यह रोग जो होता है गैग्रीन का रोग हो जाता है। और यह गैग्रीन का रोग बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि जब रोग गैग्रीन का हो जाता है तो ज़्यादातर ऐसे स्थितियां उत्पन्न होती है कि इसमें पैर काटने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं होता है, उस अंग को काटना पड़ जाता है जहाँ पर गैग्रीन होता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ गैग्रीन की स्थिति इस तरह की ही होती है कि पैरों में कांटे चुभने के कारण होता है, क्योंकि
बाद में या कितना हूँ उसका इलाज कराया जाएगा, या हड्डी के घाव बन जाते हैं, और हड्डी के घाव जब तक उस हिस्से को, उस अंग को काट के समाप्त नहीं किया जाता है तब तक यह घाव समाप्त होने का नाम नहीं लेता है, और यह इसलिए गैंग्रीन को यहाँ पे खतरनाक बताया गया है। फिर यहाँ अगला बात बताया गया है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। जो अगले प्रश्न को यहाँ पे दर्शाया गया है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। गैंग्रीन तो समझ गए आप लोग, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। तो गांधी जी की बात आप समझ रहे हैं भली बात ही कि गांधी जी की एक सोच थी, यह पाठ भी गांधी जी के द्वारा ही रचित है। इनकी सोच थी कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है, शिक्षा पाकर ही हम अपने देश की उन्नति, अपने देश का उद्धार कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं। उसमें गांधी जी का एक ये भी सपना था, एक ये भी सोच था कि शिक्षा यदि हम प्राप्त करते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से, यानी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली है, अगर हम वैसे ही शिक्षा प्रणाली को अपनाते रहें, वैसे ही शिक्षा प्रणाली को अपने अंदर समावेशित कर लें, तो निश्चित रूप से हम गुलाम के गुलाम ही बने रह जाएंगे। अगर हमें गुलामी से मुक्त होना है, हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपने आप को स्वतंत्र स्वाधीनता की ज़रूरत है, तो वैसे शिक्षा प्रणाली के लिए सबसे ज़रूरी गांधी जी के विचारों के हिसाब से यह प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में कि शिक्षा के लिए एक तकनीक शिक्षा की भी आवश्यकता है। हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को अपने पढ़ाई के साथ साथ एक तकनीक शिक्षा भी लेना जरूरी होता है। तकनीक शिक्षा यदि हमारे अंदर हो, किसी भी तरह की तकनीकी अगर हमारे अंदर समावेशित हो, तो निश्चित है कि हम किसी के अधीन नहीं रह सकते हैं, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि हम पढ़ाई करने के बाद अगर हम किसी सेवा कार्य में लग गए, सेवा कार्य में चले गए, तब तो अच्छी बात है। अगर हम किसी सेवा कार्य में नहीं जा पाते हैं, किसी भी तरह के सेवा कार्य को नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए यदि तकनीक शिक्षा होता है तो इसमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि हम कहीं भी बेरोजगार नहीं रह सकते हैं, कहीं भी बेकार नहीं रह सकते हैं। तो इस बेकारी को दूर करने के लिए गांधी जी के विचारों के हिसाब से हम भली भांति समझ सकते हैं कि तकनीक शिक्षा का होना भी जरूरी है, क्योंकि तकनीक शिक्षा जो लोग भी अपनाए हुए हैं कहीं भी न बेरोजगार हैं और न कहीं बेरोजगार होने की संभावना उनमें हो सकती है। ठीक इसके बाद के जो प्रश्न हमने लिया है कि ओ सादा नीरा, ओ सादा नीरा में लेखक ने किन किन शब्दों द्वारा गंडक का यशोगान किया है। गंडक नदी को तो आप देख रहे हैं, गंडक नदी आपके बगल से ही गुजरती है। इस गंडक नदी को कई तरह से यहाँ लेखक द्वारा इसको अलग अलग नामों से, नारायणी के नाम से भी इसको पुकारा गया है, ओ नारायणी के नाम से भी कहा गया है, ओ महा गंडका के नाम से भी इसको पुकारा गया है। यह गंडक नदी जब अपना भयावह रूप धारण करती है, जब अपना विकराल रूप धारण करती है, ऐसे भी तो आप समझ रहे हैं कि बिहार जो है इसका बहुत हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होते रहता है, प्रत्येक साल बाढ़ से प्रभावित होता है। इसमें गंडक को भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गंडक नदी जो है वो सदा नीरा के रूप में इसको कहा गया है। यह कई जिलों को प्रभावित करती है गंडक नदी। यहाँ गोपालगंज से पकड़े हुए गोपालगंज, सिवान, छपरा, ऐसे 3 जिला को प्रभावित करने में काफ़ी भूमिका निभाती है। जब इसका उफान ऊपरी तेजी गति से निकलता है, इसका उफान तेज होता है, तो निश्चित रूप से यह कई जिलों को प्रभावित करते हुए निकल जाती है, तबाही मचा देती है, लोगों का जीना दुर्लभ कर देती है, लोगों का सुख चैन छीन लेती है। इसलिए इस नदी को यहाँ कवि लेखक द्वारा जो गंडक नदी है यशोगान कर रहे हैं कि ओ सदा नीरा, तुम जब अपने उस रूप में आ जाती हो तो हमें उस तरह से तंग कर देती हो, हमें ऐसे तबाह कर देती हो कि हमारा जीना, रहना, खाना पीना सब कुछ दुर्लभ हो जाता है। यहाँ लेखक के द्वारा ओ सदा नीरा के रूप में गंडक नदी की व्याख्या की गई है। पुनः इसके बाद के जो प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, यह सभी गैस प्रश्न जो भी दिए गए हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप बेहतर ढंग से एक बार सुन लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित हो सकता है, आप परीक्षा में सफलता बहुत अच्छे ढंग से हासिल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। यह बात आप समझ रहे हैं। मानक के माँ जो बिश्नी है, बिश्नी की बातों को आप देख रहे हैं कि बिश्नी के सपने में कुछ बातें आती है कि मानक युद्ध लड़ते लड़ते मैदान से घर पे दौड़ा हुआ आता है और वह
गिर पड़ता है। उसके पीछे से एक दुश्मन सिपाही पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचता है और उसके माँ की आत्मा कांप जाती है। लेकिन उसकी माँ वहाँ पे मानव को समझाते हुए कहती है, बताती है कि यह भी किसी का पुत्र ही है, जैसे तुम मेरे पुत्र हो वैसा ही यह भी सिपाही किसी न किसी का पुत्र ही है। और इस संबंध में जब मानव खड़े होके तैयार होता है तो वो दूसरे सिपाही को मारना चाहता है और सामने वाला सिपाही भी इसको मारना ही चाहता है। अर्थात दोनों सिपाही एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर इस मानव के नज़र में वह दुश्मन सिपाही को नहीं मारता है तो दुश्मन सिपाही इसको मार देगा। और दुश्मन सिपाही को यह समझ में आता है कि यदि हम मानव को नहीं मारते हैं तो वो मुझे मार देगा। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के हत यानी प्राण प्रिय हो जाते हैं, यानी ऐसे प्राण लेने के लिए एक दूसरे के लिए उतावले हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बातें कही गई है कि मानव और सिपाही जो हैं एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि अपनी जान की सुरक्षा करने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए दुश्मन सिपाही को मारना चाहते हैं। दुश्मन सिपाही मानव को मारना चाहते हैं, मानव दुश्मन सिपाही को मारना चाहते हैं। फिर उसके बाद के जो प्रश्न लिया गया है, इस प्रश्नों को हम देखेंगे कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला तो समझ रहे हैं, आर्ट, जो हमारे अंदर आर्ट होता है। और यह आर्ट यानी जो हमारे अंदर कलाएं होती है, कला के लिए ही सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को यदि हमें समझना है कि कला के लिए सिद्धांत क्या है, तो इसका तात्पर्य होता है कि कला जब होता है तो लोगों के अंदर, मानव के अंदर एक कलात्मक भाव को उत्पन्न करता है। कलात्मक भाव कलात्मक विचारों को जन्म देता है। और यह कलात्मक विचार जो होता है, जिसके द्वारा हम रस का तथा रस के साथ साथ हम अपने अंदर माधुर्य भी अपना लेते हैं। हमारे अंदर रस भर जाता है, माधुर्य भर जाता है, जिसके कारण अगर हम कहें ऐसे तो प्रसिद्ध मुक्तियों की रचना भी जो होती है, इसका प्रचलन हमारे अंदर विकसित होने लगता है। और यह इस ढंग से विकसित होता है कि अगर हम कला के बजाय कहें कि प्रगीत मुक्तक ही हमें बहुत ही अच्छा लगने लगता है, कला के अलावा प्रगीत मुक्तक जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। और समय का इसमें जैसे होता है कि समय का हम कम प्रयोग करके, हम ज़्यादा समय नहीं इस्तेमाल करें, कम समय में अपनी कलाओं को व्याख्या करके दिखा दें। इसलिए कला के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि कला के लिए एक सिद्धांत है कि किसी भी बात को यदि हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, किसी बात को कहना चाहते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा माधुर्य हो, हमारे अंदर ऐसी कलाएं हो, इस कलाओं के माध्यम से हम कम बातों में ही अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने माधुर्य को, अपने अभिव्यक्तियों को हम प्रस्तुत कर सकें। यही कला के लिए सिद्धांत की बात कही जा रही है। अगले प्रश्न को यहाँ पे दिया गया है कि मलयज अपने किस डर की बात करते हैं। मलयज जो हैं, मलयज अपने किस डर की बात करते हैं। तो मलयज की अगर हम डर की बात करें, मलयज की डर की बात को सुने, तो इनकी एक डायरी, लिखी हुई डायरी है। और इस डायरी के माध्यम से इनके अंदर, वो डायरी में वर्णन करते हैं कि इनके अंदर एक तरह की डर पैदा हो जाती है। मलयज के अंदर एक प्रकार की डर पैदा हो जाती है और इसी का उन्होंने वर्णन किया है। अर्थात मलयज के जो लेखक हैं, उस डायरी के माध्यम से जो उनके भीतर है उसको बाहर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भीतर की बातों को वो बाहर दिखाना चाहते हैं। इसके साथ उनका मानना है कि मन हर तनाव पैदा करता है। मन के अंदर कई तरह की विचारधाराएं, कई तरह के तनाव, कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है और यह मन पैदा करने का काम करता है। और यही मन जो होता है हमारे अंदर भय पैदा करता है, यही मन हमारे अंदर शासक पैदा करता है। और खासकर अगर हम कहें तो कई प्रकार के पक्ष प्रतिपक्ष की बातें हमारे अंदर पैदा होता है। यह मन की ही बातें होती है। मन जैसा हम विचलित करेंगे, मन जैसा हम अपने आप को लुभान्वित करेंगे, मन को जैसे हम अपनाएंगे, हमारे अंदर उसी प्रकार की भावनाएं, उसी प्रकार की अभिव्यक्तियां उत्पन्न होगी। ठीक वैसा ही हमारी जो समस्याएं होती है, या धीरे धीरे हम अपने समस्याओं का समाधान करते जाएं तो धीरे धीरे समस्याओं का समाधान होते चला जाता है। अगर हम अपने समस्याओं को बढ़ाते चले जाएं तो हमारी समस्याएं बढ़ती चली जाती है। यह मन की ही बातें हैं। अर्थात इस डायरी में लेखक के द्वारा जो डायरी प्रस्तुत की गई है, यह मन की बातों को ही दर्शाया गया है कि मन एक ऐसा अभिव्यक्त है कि जो हम अपने अंदर भावनाओं को उत्पन्न करेंगे वही हमारे मन के अंदर उत्पन्न होगा। जैसे आप एक उदाहरण लेते हैं कि आप सपने भी देखते हैं। जब सपने देखते हैं तो आपके मनोवृत्ति के अंदर जो जो भावनाएं उत्पन्न होती है, जो जो बातें विकसित होती है, आप निश्चित रूप से सपने में वही पाते हैं। जो आप सोचते हैं, जो आपके विचार में उत्पन्न होता है, आपके सपने में भी उसी तरह की बातें आती है। यही मनोवृत्ति की बातें हैं, यही मन के डर की बात है।
ठीक अगले प्रश्नों को अगर हम यहाँ देखें तो अगले प्रश्न में आपको लघुतरीय में एक और प्रश्न यहाँ गेस किया गया है, तिरिच क्या है। तिरिच आप समझ रहे हैं, यहाँ अगर लिखने की बात आती है कि तिरिच क्या है तो बस हम लघुतरीय में है तो हम बस इतना ही लिखेंगे, तिरिच एक जहरीला जीव का वर्णन किया गया है। तिरिच पाठ जो है उदय नारायण के लिखे हुए पाठ हैं, यानी कि उदय प्रकाश महोदय जी जो हैं यह तिरिच पाठ को वर्णन करते हैं कि तिरिच एक ऐसा विषैला जीव की बात किया गया है कि वह विषैला तो है नहीं, लेकिन यह मन के अंदर की भावनाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बातों को दिखाया गया है, एक गांव की ज़िंदगी और एक शहर की ज़िंदगी का दशा दिखाया गया है, और इसी पे उनकी एक काल्पनिक बातें हैं। और जो एक ऐसे जीव की बात की गई है कि उसे सांप से भी खतरनाक जहरीला जीव माना जा रहा है, जो ऐसा है नहीं। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो तिरिच ऐसा है नहीं, लेकिन यह सामाजिक परिवेश की दशा को यहाँ उदय प्रकाश जी दर्शा रहे हैं कि तिरिच इस प्रकार के एक जीव है जिस जीव के रूप में उदय प्रकाश जी के पिताजी की मृत्यु तक हो जाती है, अर्थात उन्हें असमय मौत का सामना करना पड़ जाता है, जो एक तिरिच के माध्यम से ही दर्शाया गया है। अगले प्रश्न में यह कहा गया है कि शिक्षा का अर्थ क्या है और इसके क्या कार्य हैं। शिक्षा का अर्थ तो आप समझ रहे हैं, शिक्षा है क्या। तो शिक्षा जो है मानव जीवन का, शिक्षा के बारे में पहले अगर हम समझें तो शिक्षा मानव जीवन का अगर हम सही शब्दों में समझें तो सर्वांगीण विकास की एक कल्पना है। सर्वांगीण विकास ही मानिए कि शिक्षा मानव जीवन का एक सर्वांगीण विकास है। जिस मानव के अंदर सर्वांगीण विकास हो गया, समझिए वो शिक्षित हो गया, जो हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। सर्वांगीण विकास का मतलब समझ रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक, दैहिक, यानी हर तरह के विकास जब मनुष्य के अंदर उपलब्ध हो जाए, समझिए कि उसका सर्वांगीण विकास हो गया। और जब सर्वांगीण विकास हो गया तो समझिए कि वो शिक्षित हो गया। और इसी तरह से शिक्षा का यहाँ अर्थ ही हुआ, शिक्षा का तात्पर्य हुआ कि सर्वांगीण विकास होना। तो इसमें शिक्षा का अर्थ क्या है और इसके क्या कार्य हैं, इसके कार्य को अगर हम समझें तो शिक्षा के कार्य में हम भली भांति समझ सकते हैं कि शिक्षा का कार्य केवल मात्र हमें किताबों की अध्ययन कर लेना ही नहीं होता है। किताबों का अध्ययन कर लें, हम किताबी बातों को समझ लें और हम समझें कि हम शिक्षित हो गए, तो यह शिक्षा का अर्थ कतई नहीं हो सकता है। यानी ये कतई शिक्षा का अर्थ नहीं हो सकता है। अगर हम ऐसे माने तो बाल्यकाल से ही शिक्षा में एक सबसे बड़ी बात होती है कि सहयोग की भावना पैदा होना। जो भी व्यक्ति शिक्षित होगा वह सहयोग की भावना अपने अंदर विकसित करेगा। सहयोग की भावना का अर्थ यहाँ उसका तात्पर्य यह होता है कि यदि हम शिक्षित हैं तो हम अपने से जो निम्न तबके के लोग हैं, यहाँ तबके का तात्पर्य यह है कि अपने से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या अपने से कमज़ोर स्थिति वाले लोग हैं, वैसे लोगों को सहयोग करके उसको भी अपने स्थान पे बराबर खींचने का प्रयास करना, यह शिक्षा का सही अर्थ होता है। शिक्षा का यह भी अर्थ होता है कि स्वतंत्रतापूर्वक अपने परिवेश में रहना, दूसरे को भी स्वतंत्रतापूर्वक परिवेश दर्शाना, दूसरे को भी स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति दिखाना, यह शिक्षा का पूर्ण तात्पर्य होता है। अब फिर इसके बाद यह तो हुआ लघुतरीय, जो इतना प्रश्न यदि आप देख लेते हैं लघुतरीय में तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर सफलता पाएंगे। अब दीर्घोत्तरीय में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है, इसी का इर्द गिर्द आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे जैसे है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालें। उसने कहा था, यह कहानी जो है उसने कहा था, जो मैंने पहले ही बताया, इसमें भी दर्शाया गया है। या उसने कहा था कहानी का शुरू और अंत किस प्रकार से होता है। फिर यहाँ पे है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालें। दोनों बातें एक है, लेकिन यहाँ पे लघुतरीय में भी लिया गया और यहाँ दीर्घोत्तरीय में भी लिया गया है। यानी कि यह कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित यह कहानी है और उनकी एक अमर कथा, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी अमर कथा की रचना है कि यही कालजयी रचना माना जाता है, जहाँ से हिंदी का, आधुनिक हिंदी का हम शुभारंभ मान सकते हैं। उसने कहा था पाठ जो है, यहीं से आधुनिक हिंदी का शुभारंभ की बात हम कर सकते हैं कि आधुनिक हिंदी का शुभारंभ यहीं से होता है। फिर यहाँ पे हम यह भी बात कह सकते हैं कि इस कहानी के आरंभ में जैसे अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों में वह लड़का लहना सिंह नाम का जो बच्चा होता है, लड़का होता है, बच्चा नहीं होता है, लड़का होता है, वह लड़का क्या करता है कि एक लड़की को वो प्रतिदिन देखता है और वो टांगे पे
वह लड़की को देखने के क्रम में वह उससे पूछता है, कुछ अलग अंदाज में पूछता है, कुछ उससे मेल मिलाप होने की बातों को समझ लेता है और समझने के बाद वो पूछता है कि क्या तेरी कुड़मुड़ाई हो गई क्या। लड़की धत कह के आगे बढ़ जाती है। लड़की के मुंह से एक शब्द निकलता है धत, यानी कि वह थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करती है, शर्माती है और शर्मा के आगे बढ़ती है और पीछे घूम के फिर से बोलती है कि हाँ कल ही हो गई, हाँ मेरी कुड़मुड़ाई हो गई। यह सुन के वो लड़का जो होता है हतप्रभ हो जाता है और इतना हतप्रभ हो जाता है कि उस अपने अंदर जो उसके प्रति प्रेम स्नेह रखा हुआ है वह समेटे हुए रह जाता है और आगे वह उसके प्रेम को समेटे हुए कहानी को यहाँ समाप्त समझा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अर्धनारीश्वर निबंध में व्यक्त विचारों का सार प्रस्तुत करें। तो अर्धनारीश्वर आप समझ ही रहे हैं, जो अभी भी आपको इसके पहले भी बताया गया था। अर्धनारीश्वर में यहाँ जैसे अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, तो अर्धनारीश्वर जो यहाँ पे रचित पाठ है, इस पाठ में आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि अर्धनारीश्वर किसकी कल्पना की गई है। इसके पहले लघुतरीय में भी दिया गया था, या दीर्घोत्तरीय में मैंने प्रस्तुत किया है। जो लघुतरीय में इसका मैंने वर्णन कर दिया है कि अर्धनारीश्वर में आपको शंकर और पार्वती दोनों प्रभु की, और यहाँ पार्वती जो है यानी कि शंकर और पार्वती दोनों की जो दशाओं को दिखाया गया कि आधा शंकर और आधा पार्वती की जो दशा दिखाई गई है, इसी बात को यहाँ पे भी प्रस्तुत करना है। इसको थोड़ा बेहतर ढंग से ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में इसको वर्णन करना है। फिर यहाँ पे दिया गया है विद्यार्थी को, अगला प्रश्न यहाँ पे है, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। जो तीसरा प्रश्न है, यह लघुतरीयों से यह प्रश्न दीर्घोत्तरीय जो है थोड़ा सा भिन्न हो गया है कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, यह बात मैं आपसे पूछूंगा। विद्यार्थी, आप समझते हैं कि विद्यार्थी देश के लिए भविष्य होते हैं, और विद्यार्थी जब देश के लिए भविष्य होते हैं, नवयुवक यदि आज राजनीति को सीखेंगे नहीं तो कल करेंगे कैसे। नवयुवक को राजनीति सीखने की ज़रूरत है, तो जब तक वो राजनीति में भाग नहीं लेंगे तब तक वो सीखेंगे कैसे। बात समझ में आ रही है यहाँ कि नवयुवक जब राजनीति में जाएंगे, सीखेंगे तो राजनीति को समझेंगे, राजनीति को नज़दीक से समझेंगे, और जब राजनीति को नज़दीक से समझेंगे तो आने वाले भविष्य उन्हीं के कंधे पे होने जा रहा है, उन्हीं के कंधे पे होने वाला है। तो वैसे स्थिति में नवयुवक को राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहिए, और नवयुवक में विद्यार्थियों को राजनीति में सक्रियता अपनी दर्शानी चाहिए, और राजनीति इस ढंग से करनी चाहिए कि सीखने की प्रवृत्ति हो और एक अच्छे ढंग से अपने देश को संचालन करने की सोच हो, और राजनीति को सीखने की ज़रूरत है। इसलिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। जो विद्यार्थी राजनीति में भाग लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अगर राजनीति में भाग लेंगे तो उस देश का भविष्य सर्वोपरि रहेगा, हमेशा आगे ही रहेगा, उन्नत रहेगा। अगले प्रश्न में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, यह आपको लघुतरीय में फिर से दर्शाया गया था, दीर्घोत्तरीय में भी इसका वर्णन किया गया है, इसलिए इसको बेहतर ढंग से आप यहाँ दीर्घोत्तरीय में ही समझ लेते हैं तो लघुतरीय भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे है, सिपाही की माँ बिशनी का चरित्रांकन करें। तो मैंने इसके पहले भी बताया था कि बिशनी सोई हुई रहती है, सपने देखती है, सपने में क्या पाती है कि उसका बेटा युद्ध लड़ते लड़ते मैदान से भाग रहा है, और युद्ध लड़ते लड़ते जब भाग रहा है तो उसके पीछे से उसका दुश्मन सिपाही भी पीछा करते हुए आ रहा है। वह आंगन में आकर उसका लड़का गिर जाता है, और जब आंगन में आकर उनका लड़का गिर जाता है, दुश्मन सिपाही भी पीछे पीछे आता है, और बिशनी यहाँ पे देखती है, अफसोस करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, और जब उसके बेटे को होश आता है, उसके बेटे उस दुश्मन सिपाही को भी मारने चल देता है, तो वहाँ पे बिशनी कहती है कि यह भी तुम्हारे तरह ही किसी का बेटा है, इसे मत मारो। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि बिशनी यहाँ पे जो है, इस पाठ में दिखाया गया है कि बिशनी जो है अपने बेटे के साथ साथ उस दुश्मन सिपाही को भी अपने बेटे जैसा ही समझती है, और काफ़ी ही स्नेह रखती है अपने बेटे के जैसा उस बेटे से भी। यही इस पाठ का सार सारांश आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन का सार प्रस्तुत करें। जूठन शब्द समझने से आपको या सुनने से ही समझ में आ जाना चाहिए, जूठन, जूठन का मतलब क्या होता है। तो जूठन का मतलब समझ जाइए तो इस पाठ के आप सार सारांश को भी स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा ही रचित पाठ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो
एक दलित परिवार से होते हैं, और वैसे दलित परिवार जहाँ पे काम करने के बदले में इनके परिवार वालों को एक घर में 10-15 गायों को, भैंसों को खिलाने के बदले में कुछ अनाज लेकर संतुष्ट होना पड़ता था। यहाँ तक कि इस पाठ में यह वर्णन किया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा कि जब किसी के घर में किसी तरह का प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, शादी विवाह होता है, तो शादी विवाह में जो भी बचा हुआ खाना, यानी खाने के बाद जो खाना जूठ बच जाता है, इसीलिए इस पाठ का जूठन नाम रखा गया है कि जूठ बच जाता है, उस जूठे भोजन को पतल से इकट्ठा करके इसको ले जाके सुखा के, छान के, और किस किस तरह से उसको अलग अलग ढंग से वो लोग, जिस बारात में ज़्यादा से ज़्यादा जूठ मिलता था उस बारात को ये लोग भाग्यशाली मानते थे, और जिस बारात में कम जूठन मिलता था वो लोग वैसे बारात वाले को समझते थे कि कहाँ से सब भूखे लोग आ गए हैं जो पूरा जूठे ही खा गए, जूठन भी नहीं छोड़े। तो इस जूठन से इन लोगों के परिवार का गुजारा भत्ता चलता है, गुजारा चलता है। और वैसे परिस्थिति से जीने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी यह अपने बातों को जब प्रस्तुत करते हैं तो सुनने में एक अजीब सा लगता है कि समाज में ऐसे भी ज़िंदगी हुआ करता था। इसी भारत में, इसी जगह पे हम लोग ऐसे भी ज़िंदगी को भी समझ सकते हैं कि ऐसे भी लोग ज़िंदगी जीते थे कि शादी विवाह के जूठे भोजन को इकट्ठा करके अपने घर का लोग परवरिश करते थे और उसी से सालों भर का काम इन लोगों का चलता था। इस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने परिस्थितियों को दिखा रहे हैं। यह भी दिखा रहे हैं कि कई तरह के बचपन से लेकर और युवावस्था तक भी अपनी समस्याओं को देखे हैं। और उसी एक यह भी जिक्र करते हैं, जो आप पाठ पढ़े हैं समझ रहे हैं इस बात को, कि इन्हीं के दिल्ली के उस कमरे में जहाँ पे अपना कमरा लेकर रह रहे हैं, वहाँ इनके गांव के, जिनके घर पे जूठन का काम किया करते थे, उनके गांव के वो व्यक्ति जाते हैं और उनके पत्नी के बनाए हुए हाथों का खाना खाते हैं तो बहुत ही तारीफ़ करते हैं कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा इस स्वाद का मैंने खाना खाया। ओम प्रकाश वाल्मीकि को इस बात को सुन के भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि तो यह पाठ ही दर्शाता है कि गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, ये सब व्यवस्थाएं क्या थी, हमारे समाज में जीने का ढंग क्या था। बहुत ही मार्मिक दृश्य यहाँ पे उत्पन्न होता है। और इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश द्वारा जो कहानी लिखा गया है तिरिच, इस तिरिच पाठ को आप सुनेंगे तो इसमें लघुतरीय में भी तिरिच का यहाँ पे मैंने वर्णन किया तिरिच क्या है। तो तिरिच के बारे में मैंने इसमें बताया था कि तिरिच है जहरीला जीव का नाम रखा गया है, लेकिन यहाँ जहरीला जीव है क्या? यहाँ जहरीला जीव का तात्पर्य है, यहाँ एक तरह से कटाक्ष किया गया है उदय प्रकाश नारायण जी द्वारा कि तिरिच जो है, जब इनके पिताजी को तिरिच काट लेता है, तो पिताजी को तिरिच काट लेता है तो तिरिच में कोई जहर है नहीं, लेकिन एक जहरीला के रूप में ये लोग गाँव वाले प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब ये जाते हैं शहर में, तारीख पे शहर में जब निकलते हैं तो तारीख पे जाने के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है कि ये जब शहर में पहुंचते हैं तो शहर में जाने के पहले बीच में पता होता है कि यह एक जीव जो तिरिच नाम का जीव है इनको काट लिया है। उसके बदले में धतूरे के हिस्से को दिया जाता है। धतूरा इनको नशा उत्पन्न कर देता है, इनको पागलपन कर देता है। शहर पहुंचते पहुंचते जो यह दर्शाया गया है कि शहर पहुंचते पहुंचते इनकी स्थिति बदतर हो जाती है और ऐसी स्थिति हो जाती है कि यह कहीं जहां भी जाते हैं लोग इनको पागल समझ लेते हैं। स्टेट बैंक का जिक्र किया गया है पाठों में। स्टेट बैंक में पहुंचते हैं जहां पे इनको पागल समझ के वहां पे इनके साथ गलत ढंग से पेश आया जाता है। इनकी पिटाई भी होती है, वहाँ से भागते हुए कहीं जाते हैं और यह स्थिति हो जाता है कि ये पागल के रूप में इधर उधर भागते हैं। लोग भागते भागते, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि ईंट पत्थर से मारते मारते इनका असामयिक मृत्यु तक पहुंचा देते हैं। तो यह स्पष्ट होता है कि गांव के लोग किस ढंग के रहते हैं और शहर के लोग कैसे रहते हैं। गांव का वह भोला भाला सीधा साधा इंसान जो शहर में जाता है, शहर में जाने के बाद
एक तिरिश बहाना बन जाता है। तिरिश एक बहाने के रूप में यहाँ कवि लेखक के द्वारा जो कटाक्ष किया गया है कि एक तिरिश बहाना है। यहाँ अमीर और गरीब का भेदभाव दर्शाया गया है। यहाँ शहर और गांव के लोगों के जीवन का जो हिस्सा दिखाया गया है कि वह व्यक्ति जो सीधा साधा है, किसी से पानी तक मांगने में उसको शर्म आती है, पानी नहीं मांग सकता है, उसको लोग पत्थर मार मार के और शहर में क्या करते हैं कि जान से मार देते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक और दर्द भरी कहानी। इसके बाद आप लोगों के बीच में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सप्रसंग व्याख्या करें। सप्रसंग व्याख्या आप समझ रहे हैं सप्रसंग व्याख्या क्या होता है? तो अभी तक मैंने ऐसे पाठ में प्रश्न का उत्तर मैंने दर्शाया। सप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है कि उसमें आप बस इतना ध्यान जरूर रखेंगे कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, इस बात को तो आप अवश्य लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति इस पाठ से लिया गया है, जो भी पाठ का आपका नाम होगा। इसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से यह दर्शाया गया है या वर्णन किया गया है, इस बात को आप स्पष्ट रूप से दर्शाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ सप्रसंग व्याख्या में मैंने यहाँ पे मात्र 4 प्रश्नों को लिया है, और ये चारों प्रश्न जो है आपका, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, जिसको मैंने यहाँ प्रश्न के उत्तर में भी दर्शाया हुआ था कि अर्धनारीश्वर में जो दर्शाया गया है कि अर्धनारीश्वर में प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया, इसको हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ क्या है, किस पाठ से लिया गया, इसका रचयिता कौन है और इसका अर्थ क्या है। तो अब अर्थ के बारे में मैंने दर्शाया था कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, यानी कि हर पुरुष में नारीत्व का गुण होना चाहिए। जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं होगा समझिए कि वो बिल्कुल अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है? क्योंकि पुरुष में जब नारीत्व का गुण नहीं होगा तो अपूर्ण का मतलब कि उसमें दया नहीं आएगा, उसमें मोह नहीं होगा, उसमें नारी जो होती है, नारी को आप अपने घर पे अनुमान लगा सकते हैं कि अपने भूखे रह के घर वालों को भरपेट भोजन कराती है, अपने नहीं सो के बच्चों को सुलाने का प्रयास करती है, यानी कई तरह के कष्टों को झेलती है दूसरे के सुखों के लिए। तो यह बहुत बड़ा त्याग होता है और इतना बड़ा त्याग पुरुषों में बहुत कम होता है, और यही सब त्याग जब पुरुषों में आ जाता है तो पुरुष भी महान बन जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं होता है वह बिल्कुल पुरुष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। वह पूर्ण कभी माने नहीं जा सकते हैं। पूर्ण होने के लिए त्याग, सहनशीलता और करुणा, दया, प्रेम, ये सब भावनाएं मनुष्य के, मानव के अंदर, पुरुष के अंदर जब आ जाएगा तो वह परिपूर्ण हो जाएंगे, उसे पूर्ण माना जाएगा। और जैसे ही ये भावनाएं नहीं होगी तो वैसे पुरुष को भी अपूर्ण माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगले प्रश्न आप देखेंगे, जैसे दूसरा में लिया गया है कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। आप समझ सकते हैं कि किस पाठ से लिया गया है। इसमें केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। तो कष्ट सहकर अगर हम देश की सेवा कर सकते हैं तो कष्ट सहने की बात कही गई है यहाँ भगत सिंह के द्वारा एक लेख और पत्र के माध्यम से। यह प्रस्तुत पंक्ति एक लेख और पत्र पाठ से प्रस्तुत है, जिसके रचयिता स्वयं भगत सिंह हैं, और वे कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि अगर हमें देश की सेवा करनी है, देश के लिए अगर हम सेवा के प्रति जागरूक हैं तो हमें कष्ट के अलावा दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं है, हमें कष्ट ही मिलेगा। अगर हम कष्ट सहेंगे तबे हम देश की सेवा कर सकते हैं। कष्ट नहीं झेलेंगे, कष्ट नहीं सहेंगे तो हम देश की सेवा कदापि कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए देश की सेवा करने के लिए कष्ट झेलने की ज़रूरत है, कष्ट सहने की ज़रूरत है। तो यहाँ कष्ट सहकर हम देश की सेवा कर सकते हैं, और आराम करके हम देश को लूट ही सकते हैं, देश की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी आप अपने घर पे भी मिला सकते हैं, देश की बात आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपने घर से देश की स्थिति को समझें कि घर में जो कष्ट सहता है, जो घर की सेवा करता है, उसे कष्ट के अलावा कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। और जब वो कष्ट सहेगा तो एक न एक दिन उसे सुख तो मिलेगा ही, और वह पारिवारिक सुख, संतुष्टि कि जब घर वाले सुकून में रहेंगे तो उसे भी खुशी मिलती है, एक अलग उल्लास होता है, मन के अंदर एक अलग भावनाएं जगती है। वहीं यहाँ पे भगत सिंह की बातें कही गई है, उनके द्वारा रची गई बातें हैं कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा, कभी देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, आत्महत्या एक घृणित कार्य या कायरता का कार्य है। यह भी प्रश्न सप्रसंग व्याख्या करने की बात है। यह भी आपका जो लिया गया है यह भगत सिंह द्वारा रचित है कि आत्महत्या तो आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति दुनिया से लड़ना नहीं जानता है, जो व्यक्ति अपने समस्याओं से जूझना नहीं जानता है, जो व्यक्ति अपनी तकलीफों को समझ नहीं पाता है, वह निश्चित रूप से एक घृणित व्यक्ति हो सकता है, एक कायर व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि कायर व्यक्ति ही आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने वाले कभी अच्छे लोग हो ही नहीं सकते हैं। जिसके अंदर सहने की क्षमता ना हो, जिसके अंदर ताकत नहीं हो, वह व्यक्ति बिल्कुल ही क्या हो सकते हैं, कायर हो सकते हैं। उसे कायर हम कह सकते हैं। और अंतिम प्रश्न यहाँ पे जो
लिया गया है, यह भी हमारी तरह एक गरीब आदमी है, यह भी हमारी तरह एक गरीब आदमी है, जो यहाँ सिपाही की माँ पाठ से लिया गया है। और मोहन राकेश जी यहाँ पे दर्शा रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि यह भी सिपाही ही है और हमारी तरह ही एक गरीब आदमी है। यह भी कुछ चंद पैसों के लिए, चंद अपने परिवार के खुशियों के लिए यह सिपाही में भर्ती हो गया है। और सिपाही में भर्ती हो गया है तो यह अपने देश की रक्षा करना इसका प्रथम दायित्व है, और देश की रक्षा कर रहा है तो निश्चित रूप से यह भी हमारी तरह गरीब है। इससे भी हमें जितनी तकलीफ़ें हैं, इससे भी उतनी ही तकलीफ़ें हैं, यह प्रस्तुत पंक्ति में स्पष्ट किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे। फिर मैं दूसरे खंड में आपको दूंगा कविता से संबंधित, और तीसरे खंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दूंगा। तो आप तीनों खंडों को देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर से बेहतर करेंगे और आपको इसमें मार्क्स लगाने में कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं होगा। इसके लिए आप अगले खंडों का इंतजार करें, अगले खंडों को आप देखने का प्रयास करें।